बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज साइंस पोर्शन का पार्ट 4 ले आया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ हम चला रहे हैं। जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे वो जाके वो भी देख ले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ये कि मैंने साइंस का पार्ट 4 इसलिए लाया क्योंकि मुझे रेस्पॉन्स से लग रहा है और मैसेज से लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे जो है वो साइंस की वीडियो चाहते हैं, इसलिए मैं फिर से साइंस का ही वीडियो ले आया हूँ। और कल क्योंकि संडे है तो मैं कोशिश करूँगा कल मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश से रिलेटेड एक दो वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम्स क्लोज आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं, टेंशन हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि यू हैव टू बिलीव इन टू थिंग्स। पहले ऑलमाइटी अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए आपका कि उसी के ज़रिए हर कुछ होता है। मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूँ, अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उससे क्या होता है, टेंशन रिलीज़ होता है। ये नहीं होता, अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हो कि बस मुझे करना ही करना है, ठीक है ना। आप हाँ, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आप अपनी तरीके से सबसे ज़्यादा मेहनत कीजिए, अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको करना क्या है, अपने आप को, आपको सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, अपनी तरीके से कोशिश भी जितनी हो सकती है करते हैं, लेकिन ना पढ़ने के बाद भी उनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब ये ना इस चीज़ से क्या होता है कि इंसान पीछे चला जाता है। आपको क्या करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। जिसने जितना भी पढ़ा, आप ये किसी और से मत पूछिए आपने कितना पढ़ा। उसने देखिए हर किसी को पढ़ने का अपना तरीका होता है। किसी ने अगर 6 महीने पढ़ा तो ज़रूरी नहीं उसने इतना पढ़ा होगा जितना किसी दूसरे ने 1 महीने में पढ़ा होगा। सो आपको ये मानना है कि आपने जितना पढ़ा वो बहुत ज़्यादा है, आप उसी को रिवाइज़ कीजिए। अगर और टाइम मिलता है और पढ़िए, ठीक है ना। और अपने आप पे भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूँ। देखिए कोई क्रिकेटर ऐसा होता है उसके पास हर कोई शॉट हो, लेकिन अगर वो खेलने जब उसको भरोसा नहीं हो कि मैं ये खेल सकता हूँ गेम में, तो वो कभी नहीं खेलता। दूसरा ऐसा होता है जिसके पास शॉट कम है लेकिन वो दिलेर होता है ना, उसके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, वो तो वो शॉट ट्राई करता है और वो खेल जाता है ना। सेम केस पढ़ाई के साथ है। नॉलेज डजंट मैटर, वो मैटर तो करती है वैसे। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपने जितना पढ़ा है ना उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि ये हाँ इतना है मेरे पास, मैं इसको अच्छी तरीके से वहाँ पे यूटिलाइज़ कैसे करूँ। सो टेंशन नहीं लेना है आपको। जितना अभी टाइम है आप फोकस करो, इफेक्टिव स्टडी करो और दुआ करते रहो अपने लिए और मेरे लिए भी कि मेरे दिल की मुरादें पूरी हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने पहला लिया है वो है कि एड्स वायरस हैज़ इफेक्ट अप ऑन लीकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। एड्स जो एक वायरस है, आपको पता है वायरस से लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर ये क्वेश्चन आया है तो कहना वायरस, क्योंकि जब होस्ट से बाहर हो, अगर कहीं पे पड़ी हुई हो तो नॉन लिविंग होती है। वायरस जो प्रोटीन और RNA या DNA की बनी होती है, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाए तब वो ना वहाँ पे रिप्लिकेट करना शुरू करती है, तो इट एक्ट्स एज लिविंग। तो हमें कहा गया है जो एड्स है वो एक वायरस है। एड्स बीमारी जो है, सेक्चुअल डिजीज़ एक है, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो एक है, वो किस चीज़ पे अटैक करती है इंसान में। लीकोसाइट्स का मतलब है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स का मतलब है ये WBCs का एक टाइप है, लिम्फोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसको रेड ब्लड सेल्स नहीं कॉर्पस्कल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये ट्रू सेल्स नहीं होती है। और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स, ये भी सेल्स की एक टाइप है जो ब्लड में होती है। तो वैसे WBCs अगर ऑप्शन हो तो वही आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स अलग से दिया हुआ है जो WBCs की टाइप है, तो ये जो लिम्फोसाइट्स है इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिम्फोसाइट WBCs को अटैक करता है, लेकिन उसमें भी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। सो एड्स वायरस जो है जब बॉडी में एंटर होता है तो लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। फिर बाकी डिजीज़ की वजह से, जिनको हम सेकेंडरी डिजीज़ कहते हैं, उनकी वजह से इंसान जो है ना वो मर जाता है, ठीक है ना। उन बीमारियों की वजह से मर जाता है, एड्स की वजह से नहीं मरता, लेकिन एड्स ही कमज़ोर करता है पहले इम्यून सिस्टम को, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज द डिजीज़ परनेशियस एनीमिया। इनमें से किस विटामिन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है परनेशियस एनीमिया। विटामिन B, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C। आपको पता है 13 विटामिन होते हैं ना।
तो जिसने नहीं देखा है, विटामिन के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक है, छोटे छोटे वीडियो, आप उनको देख लीजिए, आपको विटामिन की डिफिशिएंसी और उनको जो है ना उनके केमिकल नाम सब याद रहेगा। तो यहाँ पे आप फिलहाल याद रखिएगा, जो एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया होता है वो होता है विटामिन B12 की वजह से, ठीक है। सो विटामिन B12 इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन बी की डिफिशिएंसी अगर हो तो बेरी होता है, विटामिन सी जो होता है उसको स्कर्वी, और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके लिए ट्रिक भी बनाई है याद रखने के लिए। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी आर नोन एज पेप्टॉन्स, फोटॉन्स, पेप्टाइड्स, रेज। देखिए लाइट जो आती है उसको, अगर पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पेप्टोन्स जो है ना वो एक्चुअली जब प्रोटीन्स ब्रेक होती है तो वहाँ पे पहले पेप्टाइड्स होते हैं, उसके बाद पेप्टोन्स होते हैं। तो पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स दोनों ऑप्शन में नहीं है, अब फोटॉन्स और रेज है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है फोटॉन्स, ठीक है ना। लाइट एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो वगैरह दिया था आइंस्टाइन ने, जिस पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। So let us move to next question, question number 4. Ascent of sap occurs through फ्लोएम, जाइलम, लीफ, नन ऑफ द एबो। एसेंट ऑफ सैप, पहले समझिए सैप क्या होता है। सैप का मतलब होता है जो पानी होता है ना ज़मीन में, पानी के साथ जब फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, अब वो पानी नहीं रहता है, पानी प्लस मिनरल्स जो होते हैं उसको हम सैप कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप का मतलब है प्लांट में जो ये सैप, ये पानी प्लस मिनरल्स है, ये प्लांट में ऊपर चढ़ना लीव्स की तरफ, ठीक है ना। तो हमें कहा गया है कि एसेंट ऑफ सैप, लीव्स में जो ये पानी मिनरल्स चढ़ते हैं किसके ज़रिए चढ़ते हैं, फ्लोएम, जाइलम, लीफ, नन ऑफ द एबो। तो याद रखिएगा फ्लोएम से खाना चढ़ता है ना, फूड ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स से बाकी पार्ट्स तक, और जो जाइलम है ये एक टिश्यू होता है प्लांट में जिसके ज़रिए से जो ये सैप, वाटर प्लस मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जाइलम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a simple permanent tissue? फ्लोएम, एपिकल मेरिस्टम, जाइलम, कोलनकाइमा। हमें बताया गया इन चार में से कौन सा है सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होता है। प्लांट में कुछ टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं ना। अगर उन सेल्स को, अगर ये सेल्स में अब कैपेबिलिटी नहीं रही है, या अगर है या डिवाइड नहीं करते हैं सेल्स फर्दर, तो उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। प्लांट में 2 टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जहाँ पे डिवीजन होता है, जैसे रूट की टिप है, शूट की टिप है, जहाँ पे ग्रो होता है प्लांट वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और जो बाकी सेल्स जो अब फर्दर डिवाइड नहीं करते उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है वो परमानेंट टिश्यू जो सिर्फ एक किस्म के सेल्स के बने हुए होते हैं। देखिए ऑप्शन में जो फ्लोएम है ये है एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है लेकिन बहुत सारे सेल्स का बना होता है। और जाइलम भी है ऑप्शन सी, ये भी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑप्शन बी एपिकल मेरिस्टम, मैंने बोला ना जो डिवाइड होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। अब बचता है कोलनकाइमा, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा प्लांट में 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक होता है कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, सिक्लरनकाइमा। 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। याद रखिएगा फिलहाल इसका आंसर जो है वो है कोलनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर द फॉलोइंग हैज पैरेलल वेनिएशन, एप्पल ट्री, वालनट ट्री, मेज प्लांट। पैरेलल वेनिएशन, सबसे पहले वेनिएशन क्या होता है, जैसे ये लीव्स होते हैं ना, लीव्स में जो इस तरीके से वो वेन्स बने होते हैं ना, इसको कहते हैं वेनिएशन। ये जो लीव्स का तरीका है इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। दूसरे लीव्स में जैसे मेज प्लांट होता है ना, उसमें इस तरीके के वेन्स बने होते हैं पैरेलल स्ट्रेट, इसको कहते हैं पैरेलल वेनिएशन, इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से पैरेलल वेनिएशन किस प्लांट की होगी। देखिए एप्पल की तो इस तरीके के लीव्स होते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन, वालनट के भी इसी तरीके के होते हैं, जो मेज प्लांट होता है मेज प्लांट के इस तरीके के होते हैं, मतलब मेज प्लांट का इसका आंसर होगा, मेज प्लांट में होता है पैरेलल वेनिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है और एक्सोक्राइन भी। सबसे पहले ग्लैंड क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं, ठीक है ना। उन केमिकल्स को जो सेक्रेट करता है उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड 2 तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो ना किसी ग्लैंड एक जगह पे ये जो एक हार्मोन बनाता है एक जगह पे, उसके ज़रिए फिर वो हार्मोन दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है जहाँ पे उसको काम करना पड़ता है। अगर एक ट्यूब बना होगा
जिस ट्यूब के ज़रिए वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं तब उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब वहाँ पे डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स पाइप्स होते हैं जिनके ज़रिए से उस हार्मोन को भेजा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हार्मोन जब ये बनाते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में उसको एंटर करते हैं, किसी ट्यूब में नहीं एंटर करते हैं, ब्लड में, उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। लंबा टॉपिक है, यहाँ पे बोलेंगे तो कुछ फ्रेंड्स कमेंट करते हैं सर हमने पढ़ा है वगैरह वगैरह, आप एक्सप्लेन मत कीजिएगा। तो मैं जल्दी में बताना चाहता हूँ। अब कुछ ग्लैंड हैं हमारी बॉडी में जो दोनों काम करते हैं, कभी कभी हार्मोन्स बना के ब्लड में डालते हैं, मतलब उस टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करते हैं, कभी कभी दूसरे हार्मोन बनाते हैं जिनको एक ट्यूब के ज़रिए भेजता है कहीं दूसरी जगह, ठीक है ना। तो पाइनियल ग्लैंड जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारे सर में होता है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट वेस्टिजियल। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो है ना किडनीज के ऊपर होते हैं। पेनक्रियाज जो होते हैं ना, पेनक्रियाज इट इज़ एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज बनाता है पेनक्रियाटिक जूस जिसको ट्यूब के जरिए इंटेस्टाइन में भेजा जाता है जहाँ फूड डाइजेशन होता है। तो एक्ट किया एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन साथ में पेनक्रियाज इंसुलिन भी बनाता है जिसको ब्लड में डालता है, जो वहाँ पे शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। तो पेनक्रियाज जो है इट एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और टेस्टीज है, ओवरीज है, ये भी एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉटन फाइबर्स कंसिस्ट्स ऑफ a chemical substance called cellulose, polyvinyl chloride, polyester, नाइलॉन। कॉटन जो होते हैं ना, कॉटन फाइबर्स, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनमें से वो बने होते हैं एक केमिकल सबस्टेंस का, उसका नाम बताना है, क्योंकि कॉटन बनता है प्लांट्स से, ठीक है ना। और प्लांट्स में एक कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है जो मोस्ट एबंडेंट दुनिया में होता है, उसको कहते हैं सेलुलोज, ठीक है ना। इट इज़ ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए सेलुलोज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लांट से बनता है कॉटन और प्लांट्स में इन चारों में से सिर्फ सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, टेम्पररी प्रोसेस, नन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन पीते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, और ऑक्सीजन उसके बाद लंग्स से ब्लड में एंटर होता है, उसके बाद सेल्स में जाता है, वहाँ पे फूड से मिलता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आता है, उसके बाद लंग्स में आता है, उसके बाद हम उसको एक्सहेल करते हैं और एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ पे जिसको रिवर्स किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे फिजिकल प्रोसेस में आता है, हाँ फॉर एग्जांपल पानी है, पानी को अभी हमने गर्म किया तो उसके वेपर्स बन गए। अब वेपर्स को हम अगर हम कूल करेंगे तो वापस पानी बनेगा। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस होता है जैसे अभी हमने लकड़ी लाई, लकड़ी को जलाया, वहाँ से कुछ नया सबस्टेंस बन गया, ऐश बन गया वहाँ पे, है ना, उसको हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो वो केमिकल प्रोसेस। सेम होता है रेस्पिरेशन में। जो ऑक्सीजन हमने पिया और जो फूड हमने खाया है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करता है, उसको से एनर्जी रिलीज करता है। अब इस एनर्जी से वापस फूड नहीं बनाया जा सकता। सो रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, इतना आपको याद रखना है। रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। जिसको रेस्पिरेशन नहीं पता, वीडियो आ रहा है उस पर भी, जो मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज O2 O3 O4। ओजोन जो है ना, ओजोन जो ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होता है जो हमें यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, उसकी केमिकल फार्मूला क्या है? मतलब ओजोन किस चीज़ का बना होता है, ठीक है ना। देखिए O2 का मतलब, ऑप्शन बी O2 का मतलब ऑक्सीजन, जो ऑप्शन सी है ना O3, यही ओजोन होता है। ओजोन बना होता है O3 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। O3 को ही ओजोन कहा जाता है। सिंपल, लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मीनिंग ऑफ वर्ड एनहाइड्रस इज। एनहाइड्रस वर्ड का मतलब क्या है? विथ वाटर, विदाउट वाटर, विथ कॉपर, विदाउट कॉपर। एक बात याद रखिएगा, अगर दो ऑप्शन, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन कंट्राडिक्ट हो रहे हो आपस में, जैसे विथ वाटर, विदाउट वाटर, तो याद रखिएगा इन दो में से 99% चांस होते हैं इन दो में से एक आंसर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे विथ कॉपर, विदाउट कॉपर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एग्जाम में वैसे इस तरीके से नहीं दिया होगा। दो कंट्राडिक्ट होंगे, दो अलग होंगे। अब इसको कैसे निकाल, देखिए हाइड्रस मतलब हाइड्रो, हाइड्रस मतलब वाटर, है ना। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। सिंपल है, मीनिंग ऑफ वर्ड एनहाइड्रस का मतलब है विदाउट वाटर। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बी सिटिंग? टार्टेरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। जब कभी मक्खी जो है ना, मधुमक्खी अगर उसने काटा कभी, ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन सा एसिड वो बाइट में होता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो इरिटेशन वगैरह होती है, पेन होती है, ठीक है। ऑप्शन है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड याद रखिएगा ये प्रेजेंट होता है बनानाज वगैरह में, ग्रेप्स में होता है। दूसरा ऑप्शन जो है मेथेनोइक एसिड, इट इज़ द करेक्ट आंसर। मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है बी सिटिंग में, जब वो हमें काटती है तो उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। सी होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड होता है साइट्रिक फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, उसमें साइट्रिक एसिड। और ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड, सबको पता है जो कर्ड वगैरह होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी मेथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, नन। जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, मेरा वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए बेसिक ऑक्साइड्स। वहाँ पे आप देख लीजिए क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम जाएगा। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेम एन एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स। देखिए हर जितने भी एसिड हैं उनमें से इन चारों में से एक एलिमेंट हर किसी में होता है, वो एलिमेंट का नाम बताना है। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। देखिए आप अगर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हम लिखते हैं HCl, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है हम लिखते हैं H2SO4, नाइट्रिक एसिड है हम लिखते हैं HNO3, है ना। तो आप देख सकते हैं हर किसी में एक कॉमन है, हाइड्रोजन, है ना। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हर एसिड में होता है। इनफैक्ट जितने हाइड्रोजन पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन होंगे किसी सॉल्यूशन में, हम कहते हैं वो इतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है ना। तो हाइड्रोजन हर किसी एसिड में कॉमन होता है, हर किसी एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर किसने इन चारों में से इन्वेंट किया, बनाया? फेरेडे, जिसको माइकल फेरेडे कहा जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, पेयरसन, CRT विल्सन। तो याद रखिएगा जो ये बंदा है ना पहला, माइकल फेरेडे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी इन्वेंशंस की है उसने। तो माइकल फेरेडे इज़ द करेक्ट आंसर, इसी ने ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। आइंस्टाइन का पता ही है, आइंस्टाइन ने एक तो वो E=mc² की इक्वेशन दी थी, दूसरा उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1905 में वो बताया था, वो इक्वेशन E=h वगैरह, उस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कैंडेला CD इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी, पावर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट। कैंडेला जो है ना इनमें से किसका ऐसा यूनिट है, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। किसको एक्सप्रेस करने के लिए कैंडेला का यूज़ होता है, कैंडेला किसका ऐसा यूनिट है? तो फ्रीक्वेंसी का पता ही है सबको, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ होता है ऐसा यूनिट, पिछले वीडियो में हमने देखा था। पावर का ये भी देखा था हमने, पावर क्या होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट का भी हमने देखा ही था, करंट का भी एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसका कैंडेला होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है वो कैंडेला होता है, पावर का वाट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसी का कैंडेला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, बोथ A एंड B। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? देखिए ये एक ग्राफ होता है, इसमें अगर हम एक जगह से डिस्टेंस रखें दूसरी जगह से ये टाइम, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किसकी फार्मूला होती है, स्पीड की। अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता तो वेलोसिटी होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, वही होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये क्या देता है, स्पीड। ऑप्शन सी, स्पीड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज? वन वाइब्रेशन, वन वेंटिलेशन, वन सिम सर्कुलेशन, नन। हमें कहा गया वन ऑसिलेशन जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और क्या कहा जा सकता है? तो याद रखिएगा वन ऑसिलेशन को वन वाइब्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमेज दैट इज क्रिएटेड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। स्टेटमेंट इज, कहा जाता है जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो वर्चुअल होती है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है? मे बी राइट और रॉन्ग 50-50 है, दोनों हो सकता है, या न तो राइट है न तो रॉन्ग है। तो आपको पता है देखो, जो इमेज प्लेन मिरर होता है, जो हमारे घर में मिरर होता है, उसके पीछे जो इमेज बनती है ना, वर्चुअल का मतलब है ख्याली। तो वो ख्याल ही होती है ना, क्योंकि इमेज के पीछे कोई दुनिया नहीं होती है, बस दिखाई देती है कि हाँ
इमेज के पीछे भी ये हमारी इमेज होती है, वरना नहीं हम जैसे लगता है कि हम इमेज के पीछे भी, इस मिरर के पीछे हैं, लेकिन सच में वही नहीं होता है ना, तो उसी को वर्चुअल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए राइट इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मून इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। चारों ऑप्शन को डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। हमें बताया मून क्या है, तो याद रखिएगा मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हो गए जो इमिट करते हैं खुद से लाइट, और हम सबको पता है मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, बल्कि वो सन की लाइट को अपने पास रखती है ना, उसको लाइट मिलती है सन से, अपनी लाइट मून की नहीं होती है। और जिनको अपनी लाइट नहीं होती है उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो मून जो है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।